सोचिए जब करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी एक साथ बढ़ती है तो ये देश के लिए जश्न की बात है या फिर देश के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ। आने वाला 8वां वेतन आयोग बस इसी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। तो सवाल यही है कि क्या ये कर्मचारियों की भलाई के लिए एक जरूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म है या फिर चुनाव जीतने के लिए एक तोहफा? क्या इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी या वो और दबाव में आ जाएगी? आइए जरा इन्हीं सवालों की तह तक चलते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब लाखों लोगों की जेब में एक साथ इतना सारा पैसा आता है तो इसका असर पूरे बाजार पर कैसा पड़ता होगा। मतलब ये एक ऐसा फाइनेंशियल इवेंट है जिसकी लहरें इकोनॉमी के हर कोने तक पहुंचती हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वेतन आयोग आखिर है क्या और ये वक्त के साथ इतना बड़ा कैसे बन गया। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली सैलरी हाइक नहीं है, ये एक पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है जिसमें लाखों लोगों के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन, सबका जायजा लिया जाता है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। 1947 में, मतलब आज़ादी के फौरन बाद, मिनिमम सैलरी थी सिर्फ 55 रुपये महीना और 2016 तक आते आते ये आंकड़ा पहुंच गया 18,000 पर। ये सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं है, ये तो हमारे देश की पूरी इकोनॉमिक जर्नी का आईना है। कमाल का उछाला है ना। तो अब आते हैं उस सवाल पे जिसका सबको इंतजार रहता है कि आखिर सैलरी बढ़ेगी कितनी और ये कैलकुलेट कैसे होती है। तो देखिए, सारा खेल इसी एक शब्द का है, फिटमेंट फैक्टर। ये बेसिकली एक मल्टीप्लायर है। यही वो नंबर है जो तय करता है कि सैलरी में कितनी बड़ी छलांग लगेगी, और इसे हमेशा पिछले पे कमीशन की बेसिक सैलरी पर ही लागू किया जाता है। इसका कैलकुलेशन आप देखेंगे बहुत ही सीधा है। मान लीजिए कि 7वें पे कमीशन में बेसिक सैलरी थी 18,000 रुपये। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है तो नई बेसिक सैलरी सीधे डबल होकर 36,000 रुपये हो जाएगी। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जेब में सीधा सीधा 30 से 40% का इजाफा हो सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट है। तो चलिए अब कहानी के उस पहलू पर चलते हैं जो कहता है कि ये इकोनॉमी के लिए एक जश्न की तरह है। देखिए, सीधी सी बात है, जब लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आता है तो वो खर्च भी ज़्यादा करते हैं। वो सामान खरीदते हैं, सेवाएं लेते हैं, जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ती है और फिर प्रोडक्शन और ग्रोथ को रफ्तार मिलती है। और इसका हमारे पास पक्का सबूत भी है। 7वें पे कमीशन के बाद की जरा आंकड़े देखिए। कार और बाइक की सेल्स में 14% से भी ज्यादा का उछाल आया। होम लोन तो 11% ज्यादा बटे। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि हाथ में पैसा आने पर मार्केट में रौनक आ जाती है। और जब बाजार में इतनी खरीद बिक्री होती है तो इसका सीधा फायदा सरकार को भी पहुंचता है। ज्यादा बिक्री मतलब ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, जिससे सरकार की तिजोरी भी भरती है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा दूसरा पहलू देखते हैं, यानी इस वेतन वृद्धि का सरकारी खजाने पर पड़ने वाला जबरदस्त बोझ। जरा इस पर गौर कीजिए। किसी भी नए हाइक से पहले ही सरकार के कुल खर्च का करीब 18% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन देने में चला जाता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये तुलना तो शायद आपको और भी हैरान कर देगी। सरकार का जो सैलरी और पेंशन का बिल है, वो मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं के टोटल बजट को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा है। और अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत का सैलरी पर खर्च जीडीपी के हिसाब से अमेरिका और जापान जैसे कई बड़े देशों से पहले ही ज्यादा है। और 8वें वेतन आयोग के बाद तो ये आंकड़ा जाहिर है और ऊपर जाएगा। तो एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ बोझ। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। और ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या हर 10 साल में इतना बड़ा सैलरी हाइक देना एक सस्टेनेबल मॉडल है, खासकर तब जब पेंशन पर होने वाला खर्च सरकार की कमाई से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो। और हाँ, इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर देखा गया है कि पे कमीशन की घोषणाएं चुनावों के आसपास होती हैं। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं ये वित्तीय लोकलुभावनवाद तो नहीं है, मतलब ऐसे आर्थिक फैसले जो देश की सेहत से ज्यादा राजनीतिक फायदे के लिए लिए गए हों।
क्योंकि लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक साथ इतना बड़ा कैश देना वोट हासिल करने का एक बहुत पावरफुल तरीका हो सकता है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ये जो 8वां वेतन आयोग है, ये अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकने वाली इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है, या फिर एक ऐसा फिस्कल टाइम बॉम्ब जो टिक टिक कर रहा है? इसका जवाब सोचना बहुत जरूरी है।